Good morning, student. Today we will discuss some new topics of the chapter foreign exchange rate. These new topics are currency appreciation, revaluation of currency, devaluation of currency, and currency depreciation. These are the some new topics of the chapter that is foreign exchange rate. ओके अक्सर आपका जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में वो ये आता है कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के अंदर डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के अंदर जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जब दोनों के अंदर रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दोनों के अंदर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कभी कभी दोनों में डिफरेंस आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, और कभी कभी सिर्फ डिफाइन करने को भी आ सकता है इन दोनों को। ओके तो हम पहले तो इनको डिफाइन करेंगे कि एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी किसे कहते हैं और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किसे कहते हैं। पहले हम इनको डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहले इसके अंदर है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज it refers to increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency। अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी तो उसे कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन। हमारी कंट्री की जो करेंसी है उस कंट्री की जो हमारी कंट्री की जो करेंसी है उस करेंसी की वैल्यू अगर एज कंपेयर टू डॉलर इंक्रीज हो रही है। हाँ, इंडियन करेंसी की जो करेंसी जो है इंडियन करेंसी की वैल्यू अगर एज कंपेयर टू डॉलर, एज कंपेयर टू पाउंड, एज कंपेयर टू रियाल, अगर इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है तो उसे कहेंगे करेंसी एप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब क्वेश्चन इसमें यह होता है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू किस तरह से डॉलर से ज्यादा हो रही है, या इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो डॉलर या पाउंड या रियाल या स्टीलिंग या यूरो करेंसी के मुकाबले में कैसे इंक्रीज हुई। ओके अब हम वो एक डायग्राम के जरिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट और डिमांड दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होगी। एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा। इस इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से जो फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है और जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी और एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगा तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होगी। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसलिए सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। क्लियर।
तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है। जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाते हैं वहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, और ये इक्विलिब्रियम जो है वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करता है। इस पॉइंट ई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, ये ओ आर जो है वो कहलाएगा आपका एक्सचेंज रेट, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ओके, इस तरह से एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, ओ आर जो है आपका एक्सचेंज रेट है। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर फ्री मार्केट with the help of demand of foreign currency and with the help of supply of foreign currency। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब उसके आगे के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ये जो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है, ये जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो है डिटरमाइन किया जाता है। ओके, इस वजह से हम डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेस हैं उनका इस में जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड भी होती है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई भी होती है। जहां डिमांड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं वहां इक्विलिब्रियम हो जाता है। अब इस इक्विलिब्रियम से जो है वो एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया ओ आर। इस वक्त जो ये आपका डिमांड कर्व है डी डी, और सपोज जो डिमांड है वो है आपकी इसमें 5। अगर सपोज डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड के इंक्रीज होने पर जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, अब नया जो इक्विलिब्रियम होगा वो होगा E1। E1 जो है वो नया इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जो न्यू डिमांड है डी डैश और डी डैश, ये जो न्यू डिमांड कर्व है, ये न्यू डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है एस E1 पर। अब जो न्यू इस E1 जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप वाई एक्सिस पर, तो इससे नया एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, और नया एक्सचेंज रेट क्या हो गया OR1। अब ये एक्सचेंज रेट जो है पहले OR था, अब OR से इंक्रीज होकर कितना हो गया OR1 हो गया, यानी एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो गया। एक्सचेंज रेट इसलिए इंक्रीज हो गया क्योंकि डिमांड जो है वो 5 से 8 हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। तो फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कर्व जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और डिमांड का फॉरवर्ड शिफ्ट होने की वजह से एक्सचेंज रेट जो है वो OR से OR1 हो गया। इट मीन्स एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इज आल्सो नोन एज करेंसी एप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ओके, द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। फर्स्ट पॉइंट। एक और है इसके अंदर आपका ये आपका डिमांड कर्व है, फॉरेन करेंसी का डिमांड कर्व है, और ये फॉरेन करेंसी का जो है वो सप्लाई है SS, और ये इक्विलिब्रियम है E, और इक्विलिब्रियम E जो है पॉइंट E, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जो है वो OR जो है वो क्या शो कर रहा है आपका एक्सचेंज रेट। ओके, ये SS जो है इसमें सप्लाई कर्व है, और सप्लाई जो है सपोज यहां पे दे रखी है 4। सपोज जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो कितनी है, सपोज 4। अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई जो है
सपोज डिक्रीज हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होता है लेफ्टवर्ड। ये सप्लाई कर्व न्यू S1 ये न्यू सप्लाई कर्व है। जब सप्लाई डिक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व जो है वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ओके, अब ये जो न्यू सप्लाई कर्व है S1 ये डिमांड को इंटरसेक्ट कर रहा है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है? E1 पर। अब जो इस E1 जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे जो सप्लाई है वो 2 हो गई, सप्लाई 4 से 2 डिक्रीज हो गई। जब सप्लाई डिक्रीज हो गई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होगी तो शॉर्टेज होगी। जब फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज होगी तो एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो एक्सचेंज रेट हो गया वो OR से इंक्रीज होकर OR1 हो गया, यानी एक्सचेंज रेट क्या हो गया? इसमें इंक्रीज हो गया। एक्सचेंज रेट क्यों इंक्रीज हुआ? एक्सचेंज रेट इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिक्रीज हो गई। फॉरेन करेंसी की सप्लाई जब डिक्रीज हुई तो फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज हुई, और फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज होने की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो OR से OR1 हो गया, यानी इंक्रीज हो गया। तो जो इस में जो एक्चुअल रेट इंक्रीज हुआ उसके 2 रीजन बताए मैंने अभी। पहला रीजन क्या बताया कि अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है, अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व जो है वो कहां होगा? शिफ्ट फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड डिमांड कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, और डिमांड कर्व जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो नया इक्विलिब्रियम होगा E1 पर, और नया जो इक्विलिब्रियम है वो न्यू एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगा R1, और इस तरह से एक्सचेंज रेट जो है OR से OR1 हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सचेंज रेट क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो गई इस वजह से। तो एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, and exchange rate will also increase due to decrease in supply of foreign currency in the foreign exchange market. So exchange rate will increase due to 2 reasons. The first one is exchange rate is increases due to increase in demand of foreign currency, or exchange rate increases due to decrease in supply of foreign currency. It is said to be appreciation of currency or currency appreciation. Okay, here in this case the exchange rate increase due to increase in demand of foreign currency in the foreign exchange market. When the demand of foreign currency increases, exchange rate will also increases, or exchange rate will also increase due to decrease in supply of foreign currency. When the supply of foreign currency decreases, there is a shortage of foreign currency in the foreign exchange market. Due to the shortage of foreign currency, the exchange rate may increase. In this way, exchange rate increase due to increase in demand of foreign currency, or exchange rate increase due to decrease in supply of foreign currency. It is said to be appreciation of currency or currency एप्रिसिएशन। ओके, ये हमने डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ। करेंसी जो एप्रिसिएशन है इसका क्या मतलब हुआ है ना, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अब समझते हैं। इसको एग्जाम्पल ये है कि $1 सपोज 70 रुपए के बराबर है। $1 70 रुपए के बराबर है। कुछ टाइम बाद वही $1 80 रुपीस का हो गया। ओके, वही $1 80 रुपीस का हो गया। तो अब इसमें जो सॉरी, पहले $1 70 का था, अब वही $1 सपोज 80 का हो गया। या हम एग्जाम्पल थोड़ी चेंज करते हैं। हमने एग्जाम्पल थोड़ी चेंज की कि अगर $1 सपोज 70 का था,
अब कुछ टाइम बाद वही $1 सपोज 50 का हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन जो रुपीस है उस इंडियन रुपी के अंदर, इंडियन करेंसी के अंदर एप्रिसिएशन हुआ है। अब किस तरह से एप्रिसिएशन हुआ है वो हम देखते हैं कि पहले $1 को परचेज करने के लिए 70 रुपए देना पड़ते थे। जब एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज था तो $1 को खरीदने के लिए 70 रुपए देना पड़ते थे। जब एक्सचेंज रेट ये हो गया कि $1 50 का है, इसका मतलब $1 को खरीदने के लिए हमें अब 50 रुपए देना पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। पहले $1 के बदले में 70 रुपए देना पड़ते थे, अब $1 के बदले में हमें सिर्फ 50 रुपए देना पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन जो करेंसी है रुपीस, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, है ना, क्योंकि $1 पहले 70 का आता था, अब $1 50 का आ रहा है। तो डॉलर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई इस केस में। अगर $1 पहले 70 का था, अब वही डॉलर जो है आप कितने का हो गया, 50 का हो गया। तो डॉलर की जो वैल्यू है इस एग्जाम्पल के अंदर, डॉलर की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है, लेकिन इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि पहले $1 के लिए हमें 70 रुपए देना पड़ते थे, अब $1 के लिए हमें सिर्फ 50 रुपए देना पड़ रहे हैं। इट मीन्स इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। इसे कहते हैं करेंसी एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी। ओके, इट शोज इंडियन रुपीज इज एप्रिशिएटिंग, इंडियन रुपी इज एप्रिशिएटिंग। ओके, $1 पहले 70 का था, अब वही डॉलर जो है आपका 50 रुपए का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है। पहले $1 के लिए हमें ज्यादा अमाउंट देना पड़ता था 70 रुपए, अब $1 के बदले में हमें कम अमाउंट देना पड़ रहा है 50 रुपए, यानी हमें इंडियन रुपी कम देना पड़ रही है। तो इसका मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है। कौन सी करेंसी, रुपीस। तो रुपीस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन डॉलर की वैल्यू यहां पे क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट होती है तो दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। इसके अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है, क्योंकि पहले 70 रुपए देना पड़ते थे, अब हमें वही डॉलर खरीदने के लिए 50 रुपए देना पड़ रहे हैं। तो हमारी कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है वो इंडियन रुपीस की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो रही है यहाँ पर। लेकिन डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, इन टर्म ऑफ रुपी डिक्रीज हो रही है। तो डॉलर के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन हो रहा है, और इंडियन करेंसी में क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है। ओके, तो ये था आपका सिर्फ टॉपिक करेंसी एप्रिसिएशन। तो इसको हम जो डिफाइन करेंगे वो इस तरह से करेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency. Okay, in other words, appreciation of currency means the exchange rate increases due to increase in demand of currency, or exchange rate increases due to decrease in supply of currency. It is also known as एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ओके, क्लियर। ये हो गया आपका एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इसका जस्ट अपोजिट कर दें तो वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या करेंसी डेप्रिसिएशन, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, depreciation of currency means the value of domestic currency decreases in terms of foreign currency.
अगर डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी के टर्म्स में डिक्रीज हो रही है तो उसे कहेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ foreign currency, it is said to be depreciation of currency. Okay, it can be further explained with the help of two diagrams. In this diagram, DD is the demand of foreign currency, SS is the supply of foreign currency. On y-axis we take the exchange rate. On x-axis we take the demand of foreign currency as well as supply of foreign currency. Okay, this DD is the demand curve of foreign currency, which is downward sloping curve, and SS is the supply of foreign currency, that is upward sloping curve. This demand and supply become equal to each other at point E. So point E is the equilibrium point. We draw one perpendicular from point E on y-axis. It determines the exchange rate, that is OR. OR is the exchange rate. It is determined with the help of demand of foreign currency and supply of foreign currency. Okay. DD is the demand curve of foreign currency. We draw a perpendicular from point E on x-axis. Suppose 5 is the demand of foreign currency. 5 is the demand of foreign currency in the foreign exchange market. Suppose the demand of foreign currency decreases. When the demand of foreign currency decreases, then the demand curve shift backward. Demand curve shift backward. D1 is the new demand curve, and this new demand curve intersect the supply curve at point E1. When we draw perpendicular from point E on x-axis, it shows that the demand of foreign currency decrease from 5 to 3. We draw another perpendicular from point E on y-axis. It determines the new exchange rate, that is OR1. So in this diagram, exchange rate decrease from OR to OR1. Exchange rate is decrease due to decrease in demand of foreign currency. It is said to be depreciation of currency or currency depreciation. Okay, इस डायग्राम में आपने ये देखा कि जब फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज हुई तो फॉरेन करेंसी की डिमांड डिक्रीज होने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है. पहले डिमांड कर्व जो था वो डीडी था, ओरिजिनल डिमांड कर्व, और डिमांड जो थी 5 थी. जब डिमांड जो है वो 5 से 3 हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, तो आपका डिमांड कर्व जो है वो आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो गया. अब नया डिमांड कर्व हो गया D1. ये जो न्यू डिमांड कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को एट पॉइंट E1. इस E1 से आपने नया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पर, इससे नया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आ गया OR1. OR1 जो है वो न्यू एक्सचेंज रेट है. पहले एक्सचेंज रेट क्या था? OR था. पहले एक्सचेंज रेट जो था ये था OR. अब नया एक्सचेंज रेट क्या हो गया? OR1 हो गया. यानी एक्सचेंज रेट जो है वो OR से OR1 डिक्रीज हो गया. एक्सचेंज रेट क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि डिमांड 5 से 3 क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. डिमांड के डिक्रीज होने पर डिमांड कर्व जो है वो आपका बैकवर्ड शिफ्ट हुआ. जब डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हुआ तो एक्सचेंज रेट भी जो है वो आपका डिक्रीज हो गया. इट मींस एक्सचेंज रेट डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड. It is known as depreciation of currency. Okay, ये फर्स्ट रीजन हुआ.
सेकंड रीजन, ये डीडी जो है आपका डिमांड कर्व है फॉरेन करेंसी का, एसएस जो है वो फॉरेन करेंसी का सप्लाई कर्व है। डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर। पॉइंट ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर। ये एसएस आपका सप्लाई कर्व है। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो सप्लाई है सपोज वो है 8, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने वाई एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है एक्सचेंज रेट कितना, ओ आर क्या है, एक्सचेंज रेट। क्लियर। अब सप्लाई जो है वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी? अगर फॉरेनर्स हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एफडीआई के तौर पर, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी हमारे यहाँ। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से, अमेरिकन गवर्नमेंट से लोन लिया है तो सप्लाई इंक्रीज होगी। ओके, तो जब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी, जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होगी तो सप्लाई कब जो है वो शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। नया सप्लाई कब, S1 और S1 हो गया। ये जो नया सप्लाई कर्व है S1 ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पर। तो अब E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, तो ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है 10, यानी कि पहले जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई थी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर 8 थी, अब न्यू सप्लाई जो है वो कितनी हो गई, 10 हो गई, यानी सप्लाई 8 से 10 इंक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर हम जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, यहां से E1 से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वाई एक्सिस पर, तो इससे नया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होगा, और न्यू इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या है, OR1। तो ये OR1 एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। पहले एक्सचेंज रेट था OR और अब एक्सचेंज रेट हो गया OR1, तो एक्सचेंज रेट जो है वो आपका डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि पहले जो सप्लाई थी वो फॉरेन करेंसी की 8 थी, अब सप्लाई 8 से 10, सप्लाई जो है वो 8 से 10 इंक्रीज हो गई। लेकिन सप्लाई के इंक्रीज होने पर, 8 से 10 सप्लाई के इंक्रीज होने पर एक्सचेंज रेट जो है वो क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। तो एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस due to increase in supply, or exchange rate decreases due to decrease in demand of foreign currency. It is known as depreciation of currency. Okay, so depreciation of currency is take place due to decrease in demand of foreign currency, or due to increase in supply of foreign currency in the foreign exchange market. Okay, the foreign exchange rate decreases due to decrease in demand of foreign currency, or foreign exchange rate decreases due to increase in supply of foreign currency. It is also known as depreciation of currency. Okay, in other words, depreciation of currency means decrease in value of domestic currency इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के मुकाबले में डिक्रीज हो रही है, उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सपोज पहले $1 जो है वो 70 रुपए का था, अब वही डॉलर जो है वो 100 रुपए का हो गया।
तो पहले $1 के लिए हमें 70 रुपए देना पड़ते थे, अब हमें $1 के लिए 100 रुपए देना पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमें $1 खरीदने के लिए ज्यादा इंडियन करेंसी देना पड़ रही है। इसका मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अगर $1 पहले 70 का था, अब वही डॉलर अगर आप सपोज 100 रुपए का हो गया, पहले एक थे ना, तो अगर $1 पहले 70 का था, अब $1 जो है 100 का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले $1 परचेस करने के लिए 70 रुपए देना पड़ते थे, अब $1 परचेस करने के लिए 100 रुपीज देना पड़ रहे हैं। इट मीन्स जो हमारी इंडियन करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि इंडियन करेंसी हमें डॉलर के मुकाबले में अब ज़्यादा देना पड़ रही है। $1 को खरीदने के लिए इंडियन करेंसी ज़्यादा देना पड़ रही है, तो इंडियन करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो इंडियन करेंसी की वैल्यू में क्या हुआ है? डेप्रिसिएशन हुआ है। लेकिन डॉलर में क्या हुआ है? एप्रिसिएशन हुआ है। डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। पहले $1 70 का था, अब $1 100 का हो गया, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। पहले $1 70 का था, अब $1 100 रुपए का हो गया, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो डॉलर में क्या हुआ? एप्रिसिएशन। लेकिन इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई। पहले 70 रुपए का से $1 खरीदते थे, अब 100 रुपए से $1 खरीद रहे हैं। अब इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तो इंडियन करेंसी में डेप्रिसिएशन हुआ और डॉलर में एप्रिसिएशन हुआ। मैंने कहा था दोनों चीजें एक साथ होती हैं, एक करेंसी में डेप्रिसिएशन और दूसरी करेंसी में एप्रिसिएशन। ओके, तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एक है इसमें आपका एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अब 2 और पॉइंट हैं इसके अंदर। एक पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एक है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब ये रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है और डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रीवैल्यूएशन refers to the increase in the value of domestic currency by the government. अगर हमारे डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है, अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और कौन इंक्रीज करता है इसको? गवर्नमेंट इंक्रीज करती है। ओके, तो गवर्नमेंट अगर इंक्रीज कर रही है, अगर गवर्नमेंट इंडियन करेंसी की वैल्यू को जो है वो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर रही है, तो उसे कहेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ये किस केस में होता है? ये सिर्फ उस केस में होता है कि अगर हमारे कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, यानी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो हमारे कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है। उस डेफिसिट को रिमूव करने के लिए हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इंडियन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर सकती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर, अगर अमेरिकन गवर्नमेंट तैयार हो जाए तो, अदरवाइज नहीं। ओके, तो अगर गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, तो उसे कहेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो होता है वो फिक्स एक्सचेंज रेट में होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट में। और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी दोनों फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होते हैं, जो डिमांड और सप्लाई के जरिए फिक्स किए जाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस तरह से हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री की करेंसी यानी कि इंडियन रुपीस की वैल्यू को इंक्रीज करती है। ओके, और इंडियन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करने पर जो है वो हमारी कंट्री के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका डेफिसिट रिमूव हो सकता है। हाउ वी कैन रिमूव द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट? बाय द रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। हाउ रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन रेक्टिफाई द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट?
बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है, उस डेफिसिट को हम किस तरह से रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के जरिए रिमूव कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वो एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज एक डॉलर 50 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सचेंज रेट है, और हम एक मशीन अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो मशीन जो है वो $1000 की है। उस मशीन की जो प्राइस है इन टर्म ऑफ डॉलर कितने हैं? $1000। उस मशीन के इंडियन करेंसी में कितने प्राइस हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? $1 50 रुपए का है। जब $1 50 का है तो 1000 जो डॉलर होंगे वो कितने के होंगे? 50,000 रुपीज के होंगे। 50,000 रुपीज, यानी उस मशीन की जो प्राइस है इन टर्म ऑफ डॉलर वो कितने हैं? 1000। उस मशीन की जो प्राइस है इन टर्म ऑफ रुपीस वो कितने हैं? 50,000। ओके, क्योंकि $1 50 रुपए का है तो $1000 कितने के होंगे? 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 आ जाएगा। तो मशीन की जो प्राइस है इन टर्म ऑफ रुपीस वो 50,000 है। ठीक है, तो हम एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं और वो मशीन इंडियन रुपीस में कितनी है? 50,000 रुपीज की है। सपोज हमारा जो एक्सपोर्ट है वो है 40,000 रुपीज। इसका मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, और जब इंपोर्ट ज्यादा है तो इसे कहते हैं डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और डेफिसिट हमारी कंट्री के लिए नुकसानदेह है। अब हम इस डेफिसिट को रिमूव करना चाहते हैं। कैसे रिमूव करना चाहते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के थ्रू हम इस डेफिसिट को रिमूव करना चाहते हैं। अब वो कैसे हो सकता है वो देखिए। जो $1 50 रुपए का था, अब इंडियन गवर्नमेंट ने $1 का जो रेट है सपोज वो हो गया 40 रुपए कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका की गवर्नमेंट से कंसर्न कर परमिशन लेकर जो $1 पहले 50 रुपए का था वो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर $1 पहले 50 रुपए का था। फिक्स एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट होता है जो एक कंट्री की गवर्नमेंट फिक्स करती है। फिक्स एक्सचेंज रेट इज दैट एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, विच इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। पहले कंट्री की गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट फिक्स किया था वो था $1 50 का है। बाद में कंट्री की गवर्नमेंट ने जो एक्सचेंज रेट चेंज कर दिया, अब कितना कर दिया? $1 40 का है, ये कर दिया। ठीक है, तो अब बताइए इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? पहले $1 परचेस करने के लिए 50 रुपए देना पड़ते थे, अब वही डॉलर परचेस करने के लिए 40 रुपीज देना पड़ रहे हैं। इसका मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। पहले 50 रुपए देना पड़ते थे $1 के लिए, अब 40 रुपए देना पड़ रहे हैं $1 के लिए, यानी इंडियन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। और ये वैल्यू किसने इंक्रीज की? गवर्नमेंट ने इंक्रीज की डेफिसिट को रिमूव करने के लिए। तो इस तरह से रीवैल्यूएशन रिफर्स टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट in order to remove the deficit in the balance of payment. ओके, अब ये देखिए कि वो डॉलर पहले 50 का था, अब वो डॉलर कितने का हो गया? 40 का हो गया। अब हम ये देखते हैं कि उस मशीन के इंडियन करेंसी में कितने प्राइस है। वो मशीन जो है वो $1000 की आती है। एक मशीन जो है वो $1000 की है, उसकी प्राइस कांस्टेंट है ना।
अमेरिकन करेंसी में वो मशीन $1000 की है, लेकिन इंडियन करेंसी में अब उसके प्राइस चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज हो जाएंगे? क्योंकि डॉलर पहले 50 का था, अब 40 का हो गया। अब अगर हम वो मशीन खरीदेंगे तो $1000 हमें देना होंगे, क्योंकि वो मशीन के प्राइस जो है $1000 है, लेकिन अब वो डॉलर कितने का हो गया? 40 रुपए का हो गया। अब $1 40 का है तो $1000 कितने के होंगे? 40,000 के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस मशीन के जो प्राइस हैं इंडियन करेंसी में अब कितने हो गए? 40,000 हो गए, क्योंकि डॉलर के रेट 50 से 40 हो गए, इसलिए मशीन के प्राइस 50,000 से 40,000 हो गए। यानी जो मशीन हम इंपोर्ट करेंगे वो 40,000 की इंपोर्ट करेंगे। अब मशीन जो है, अब जो हम इंपोर्ट करेंगे वो 50 की जगह 40,000 रुपए की मशीन इंपोर्ट करेंगे। अब हमारा इंपोर्ट हो गया 40,000 और एक्सपोर्ट पहले की तरह 40 के 40 है। एक्सपोर्ट भी 40, इंपोर्ट भी 40, दोनों 40 हो गए, तो दोनों 40,000 40,000 बराबर हो गए। एक्सपोर्ट भी 40,000, इंपोर्ट भी 40,000, दोनों बराबर हो गए। अब डेफिसिट रिमूव हो गया, और डेफिसिट रिमूव होने के बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इस तरह से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अब बैलेंस हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों बराबर हो गए। इस तरह से हम रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के थ्रू बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है कि हाउ रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रेक्टिफाई द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करेक्ट द डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसमें आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब क्या होता है? कि रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इसे कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रीवैल्यूएशन मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी by the government, okay, and currency appreciation means the value of domestic currency increases due to increase in demand of foreign currency or due to decrease in supply of foreign currency in terms of foreign currency। क्या मतलब हुआ कि currency appreciation refers to the increase in the value of domestic currency in terms of foreign currency, okay। अगर डिमांड के इंक्रीज होने पर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया तो कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, या फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होने पर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया तो भी कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी तो एक्सचेंज रेट भी इंक्रीज होगा, ये कहलाएगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होगी तो फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज होगी, और फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज की वजह से एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, इसको भी कहेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सो एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इन अदर वर्ड्स, exchange rate will increase due to decrease in supply of foreign currency in the foreign exchange market. It is said to be appreciation of currency. Appreciation of currency means the value of domestic currency increases in terms of foreign currency due to increase in demand of currency or due to decrease in supply of currency. And this appreciation of currency is take place due to change in demand or due to change in supply. It is related with flexible exchange rate, and revaluation of currency is related with fixed exchange rate, in which government of the
country increase the value of domestic currency. ओके, तो ये हमने अभी डिफाइन किया कि रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किसे कहते हैं. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. और कौन इंक्रीज करेगा इसको? गवर्नमेंट. तो व्हेन गवर्नमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in term of foreign currency, it is known as revaluation of currency. और devaluation of currency का मतलब क्या होगा? When the government of our country decrease the value of domestic currency in terms of foreign currency, it is known as devaluation of currency. When government of our country decrease the value of domestic currency in term of foreign currency, इट इज नोन एज डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. अगर गवर्नमेंट हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर रही है तो डीवैल्यूएशन. अगर गवर्नमेंट हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है तो रीवैल्यूएशन. ओके, अगर डिमांड के इंक्रीज होने पर करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एप्रिसिएशन. सप्लाई के डिक्रीज होने पर करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एप्रिसिएशन. क्लियर? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लास्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी ये 3 मार्क्स में आ जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस होगा इसका मीनिंग. आप जब भी कभी डिफरेंस आए तो 3 कॉलम ड्रॉ करिएगा. पहला, पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश. किन पॉइंट की बेसिस पर आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो? मीनिंग, अकरेंस, टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, रीजन. ओके, इन पॉइंट्स की बेसिस पर आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहे हो. तो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट कॉलम होगा पॉइंट ऑफ डिस्टिंग्विश, दूसरा कॉलम होगा रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और तीसरा कॉलम होगा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. ओके, तो पहला जो डिफरेंस है रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में, जो पहला डिफरेंस है वो है मीनिंग. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर रही है, वो है रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, या फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम होने की वजह से एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया. इसे कहेंगे एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. ओके, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू चेंज इन डिमांड और ड्यू टू चेंज इन सप्लाई. ये मीनिंग हो गए. अब है अकरेंस, सेकंड पॉइंट. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में जो इन कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू इंक्रीज होती है वो कौन इंक्रीज करता है? गवर्नमेंट. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को जो इंक्रीज करता है, कौन इंक्रीज करता है? गवर्नमेंट इंक्रीज करती है. और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो इंक्रीज होती है वो कौन इंक्रीज करता है? डिमांड के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होगी, या फिर सप्लाई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होने पर क्या होगी? डिक्रीज होगी. ओके, इट टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड और ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. ओके, तो रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी गवर्नमेंट करती है और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट. रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जो है वो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर होता है और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में होता है. नेक्स्ट डिफरेंस है रीजन. रीवैल्यूएशन ऑफ जो करेंसी होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट को रिमूव करने के लिए रीवैल्यूएशन ऑफ
करेंसी किया जाता है। और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो होती है वो डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से या सप्लाई, फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से होती है। ओके, तो ये रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी में डिफरेंस भी हो गया और इनको हमने डिफाइन भी कर दिया। ओके, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चैप्टर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर था। इस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। ओके, अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।